हाँ जी, फ्रोजन लाइट आखिर ये है क्या? तो चलिए आसान भाषा में समझने के लिए इस सवाल को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। पहला वो जो कोई भी आम इंसान जिसे फिजिक्स की थोड़ी बहुत भी जानकारी है फ्रोजन लाइट के बारे में सुनकर समझेगा, और दूसरा वो जो इसका असल मतलब है। तो जी फ्रोजन लाइट का आम भाषा में अर्थ हो गया है कि लाइट एक जगह रुक गई है, यानी कि फ्रीज हो गई है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? जरा इस पे बात कर लेते हैं। अब देखो भैया, लाइट है दोगली यानी कि डुअल नेचर वाली। तो अगर एक पल के लिए मान लें कि लाइट फ्रीज हो गई है, तो लाइट का कौन सा नेचर फ्रीज हुआ है? वेव वाला के पार्टिकल वाला, या दोनों ही निपट गए? अब ये हम कैसे पता करें? तो जी ये तो तभी पता चल सकता है अगर हमें ये समझ में आ जाए कि लाइट के वेव और पार्टिकल नेचर क्या होते हैं। चलो आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। लाइट इकलौती ऐसी चीज है जिसकी वजह से न्यूटन 2 बार गलत साबित हो गए, और उन्हें गलत साबित करने का काम किया फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन और अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग ने, जिनमें से एक ने साबित किया लाइट का वेव नेचर और दूसरे ने पार्टिकल नेचर। और इसी पार्टिकल नेचर की वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जरा फटाफट समझ लेते हैं इन दोनों को। सबसे पहले क्रिश्चियन ह्यूजन ने कहा कि लाइट एक वेव है। अब सवाल आता है कि इन्हें कैसे पता लगा? तो भैया इनका लॉजिक ये था कि जैसे एक बल्ब चारों दिशाओं में रोशनी फेंकता है, इसी तरीके से पानी में एक पत्थर फेंकने पर लहर चारों दिशाओं में को बढ़ती है। अब पानी पर पैदा होने वाली लहर को हम वेव कहते हैं, वाटर वेव कहते हैं, तो रोशनी को लाइट वेव कह देते हैं। भाई साहब, इनका लॉजिक इतना ही आसान था। अब इसके बाद आए चचा न्यूटन। उन्होंने पकड़े हाथ में कांच के बटन, मतलब प्रिज्म, और लाइट को 7 रंग में तोड़ दिया। अब उन्होंने ये भी बताया कि लाइट तो ज्योमेट्री के नियम फॉलो करती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ज्योमेट्री का ये वाला नियम सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर ही लागू होता है, और वेव तो स्ट्रेट चलते ना। अब या तो ज्योमेट्री ही गलत है या लाइट ही वेव नहीं है। अब देखो, ज्योमेट्री को तो गलत साबित नहीं किया जा सकता था, तो न्यूटन चचा ने लाइट का वेव नेचर ही निपटा दिया और उसे पार्टिकल घोषित कर दिया। अब भैया इसके बाद एंट्री होती है अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस यंग की। अब जी यंग बाबू ने ली एक प्लेट, काटे उसमें 2 छेद और पानी में रख के लहर को निकाल दिया। जिसके बाद उन्होंने ये पाया कि जब इन 2 छेदों से 2 लहरें निकलती हैं तो वो आपस में टकराती हैं, जिसे इंटरफेरेंस कहते हैं। अब उन्होंने सोचा क्यों ना लाइट पे हाथ साफ किया जाए, इन छेदों से लाइट को निकाला जाए, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब हुआ ये कि जैसे ही लाइट को छेद से निकाला गया, लाइट ने भी इंटरफेरेंस पैटर्न बना लिया, जबकि न्यूटन ने तो ये कहा था कि लाइट पार्टिकल है। अब अगर लाइट पार्टिकल है तो इन छेदों से निकलने पर लाइट को 2 धारियां बनानी थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। लाइट ने वेव की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न बना दिया, और इस तरह से यंग बाबू ने न्यूटन का नियम टपका दिया। लाइट दोबारा वेव बन गई, पार्टिकल नेचर लटक गया। अब जी इसके बाद एंट्री हुई फिजिक्स के फूफा महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो भैया फूफा आए, लालटेन लाए, छोड़ी लाइट और इलेक्ट्रॉन निकले धाए धाए। दैट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर यू। मतलब आसान भाषा में समझाता हूँ, चिंता ना करो, अभी बताता हूँ। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक एमिटर जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एक कलेक्टर जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, और एक लाइट सोर्स चाहिए, और बस सर्किट पूरा कर दो, काम हो गया। हाँ बस इतना ही है। अब जरा ये जान लेते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सोचा कि भैया अगर लाइट वेव है तो जैसे जैसे वेव की इंटेंसिटी बढ़ेगी, एमीटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भीड़ भी बढ़नी चाहिए। मतलब अगर लाइट कम इंटेंसिटी की होगी तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इंटेंसिटी की होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये हो गई पहली चीज। इसके अलावा उन्होंने ये सोचा क्योंकि लाइट एक वेव है तो लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन तुरंत नहीं निकलेंगे। मतलब वेव एमीटर पर टकराएगी, थोड़ा प्रेशर बिल्ड करेगी, और उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, एमीटर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाएगी। और जो तीसरी चीज उनके दिमाग में आई वो ये कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। बात लॉजिकल है। अब जी सवाल आता है कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी कैसे? अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और यही उन्होंने कर दिया। मतलब लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकला, इंस्टेंटेनियस रिजल्ट निकला, स्पॉन्टेनियस रिजल्ट निकला। तो यहाँ से क्या पता लगता है? यहाँ से ये पता लगा कि ऐसा तभी हो सकता है जब लाइट किसी ऐसी चीज से मिलकर बनी हो जो किसी सरफेस पर टकराकर उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, बाहर निकाल दे। और ये काम वेव के बस की नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक पार्टिकल कर सकता है। अब भैया इन सारी चीजों को लेकर आइंस्टाइन थे गंभीर, और चला दिया उन्होंने तीर, जिसका रिजल्ट निकला नील बटा सन्नाटा। जैसा सोचा ऐसा कुछ भी ना हुआ। लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकला। यहाँ तक कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने पर भी करंट में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और ना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी। तो यहाँ से क्या पता चलता है? यही
कि लाइट तो वेव की तरह व्यवहार कर ही नहीं रही। फिजिक्स के फूफा थे बड़े परेशान, उखाड़ लिए सर के सारे बाल। दिमाग में आ रहा था एक ही ख्याल, ये क्या हो रेला है, क्यों हो रेला है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही थी कि थॉमस यंग अपने एक्सपेरिमेंट से साबित कर चुके थे कि लाइट वेव है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि लाइट पार्टिकल है। तो अब कोई ऑप्शन बचता ही नहीं था सिवाय इस बात को डिक्लेयर करने के कि लाइट के पास डुअल नेचर है। अब भैया आइंस्टाइन ने पर्चा छाप दिया और नोबेल फाउंडेशन ने उनके गले में नोबेल प्राइज टांग दिया। किस्सा खत्म। अब आगे सुनिए। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन को याद आया कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने तो ये कहा था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस बात का यहाँ पर क्या लॉजिक बनता है? तो जनाब यही लॉजिक तो हमें और आपको दोनों को एल्बर्ट आइंस्टाइन से अलग करता है। अब आप जरा उनका लेवल देखो सोचने का कि बंदा किस लेवल पर सोच रहा था। आगे सुनिए। अब इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सोचा कि भैया लाइट की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये सोचा कि भैया मैं लगाऊंगा लाइट से रेस। ठीक है, सोचने में क्या जाता है। तो जी अपने एल्बर्ट बाबू ख्याली पुलाव में लाइट के साथ अल्ट्रा फास्ट प्रो लेवल स्पीड पर रेस लगा रहे थे और लगभग दौड़ते दौड़ते 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार पर पहुंच गए। अब लाइट की वेव और एल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों की रफ्तार हो गई बराबर। अब भैया अगर दो चीजें सेम रफ्तार पर एक साथ चल रही हैं, तो वो एक दूसरे के रिलेटिव रेस्ट में आ गई। लेकिन भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेस्ट पर नहीं आ सकती। अब इस बात का क्या मतलब है? तो भाई साहब मतलब हुआ ये कि अगर लाइट रिलेटिव रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही, और अगर वो चेंज नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं होगी तो लाइट ही नहीं होगी, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं रही, यानी लाइट लटक जाएगी। अब जरा आप ये सोचो कि अगर लाइट रेस्ट पे नहीं आ सकती तो फ्रीज कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है नहीं हो सकती। तो फिर ये वैज्ञानिक लोगों ने काहे भोकाल काट दिया है कि उन्होंने लाइट को फ्रीज कर लिया? वेल इसका मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, मामला कुछ और ही है। आओ समझाता हूँ। देखो जब भी कोई आम इंसान ये चीज सुनेगा कि लाइट फ्रीज हो गई तो उसके दिमाग में जो आएगा वो यही कि लाइट एक जगह रुक गई है। तो अभी तक जो मैंने आपको कहानी सुनाई है पीछे, उसका मकसद सिर्फ इस बेस को क्लियर करना था कि आखिर रियल वर्ल्ड में लाइट किस तरह से रिएक्ट करती है, व्यवहार करती है, या उसके बारे में हमें कितना पता है, और जो भी हमें पता है आखिर वो पता कैसे चला। बाकी अगर लाइट की फ्रीजिंग की बात करें तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो अब बताऊंगा। देखो जितनी हमें लाइट की समझ है उसके हिसाब से लाइट की रफ्तार को वैक्यूम में चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर यही लाइट किसी मीडियम से निकलना शुरू कर दे तो वहाँ इसकी रफ्तार बदल जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है ये तो मैं दर्जनों बार बता चुका हूँ। आप अगर चैनल पर जाकर ये सर्च करोगे कि लाइट मीडियम में स्लो क्यों होती है तो आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। अपन ये मानकर चलते हैं कि हमें कारण पता है, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना। हम लोग एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा 2 पल के लिए मान लो कि आपको फरारी की सवारी का मौका मिल गया। अब भैया आप उस गाड़ी को लेकर अपने गाँव में आ गए। सरकार थी निकम्मी, सड़कें बनाई ना, बारिश का मौसम था, कीचड़ हो गया। अब आपको गाँव वालों पर स्टाइल भी तो मारना था, फरारी की रफ्तार भी दिखानी थी, क्योंकि आपकी कौन सी अपनी गाड़ी थी। आपने उतार दी, कीचड़ में ही उतार दी, तेज रफ्तार पर उतार दी। अब जरा आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि फरारी का इंजन पूरा जोर लगा रहा है दौड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि गाड़ी कीचड़ में चल रही है, मतलब ठोस सरफेस नहीं मिल रही है, तो वो स्लिप कर रही है, लेकिन फिर भी निकल गई। लेकिन फरारी के टायरों के निशान वहाँ पर रह गए, जिसका मतलब ये हुआ कि फरारी की इंफॉर्मेशन उस कीचड़ में छप गई। अब अगर आप ये समझ सकते हो तो भाई साहब आपको फ्रीजिंग लाइट भी समझ में आ जाएगी। अब जरा आप ये सोचो, लाइट की मैक्सिमम रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी तरीके से लाइट की रफ्तार को बदल दें? वेल बिल्कुल हो सकता है। लाइट के नखरे वैक्यूम में ही तो चलते हैं। हम वैक्यूम की जगह मीडियम का इस्तेमाल कर लेंगे और लाइट लटक जाएगी। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम लाइट की रफ्तार को इतना धीमा कर दें कि हमें लगे कि वो फ्रीज ही हो गई? वेल यही है वो चीज जो वैज्ञानिकों ने कर दिखाई। अब वैज्ञानिकों ने ये काम करने के लिए अल्ट्रा लो टेम्परेचर और लेजर का इस्तेमाल किया है। पहले थोड़ा समझ लो, आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे फरारी के इंजन के द्वारा मैक्सिमम पावर लगाई जा रही थी लेकिन फिर भी वो तेज नहीं चल पा रही थी, ठीक उसी तरीके से लाइट तो अपनी मैक्सिमम रफ्तार पर ही चलने की कोशिश कर रही है लेकिन मीडियम की वजह से नहीं चल पा रही। मतलब मैंने बहुत ज्यादा ही सिंपल शब्दों में कह दिया, लेकिन कहानी यहाँ पर और भी है, लेकिन समझने के लिए इस बात से काम चला लो, ये भी गलत नहीं है। अब देखो जैसे कीचड़ में से निकलने वाली गाड़ी अपने पहियों के निशान छोड़ जाती है, ठीक उसी तरीके से वैज्ञानिकों ने किसी तरीके से एक मीडियम से निकलने वाली लाइट की इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन को पकड़ लिया। अब क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर हो गई, इसी को फ्रीजिंग ऑफ लाइट कहा गया है। वैसे वैज्ञानिकों ने इसे एक और नाम दिया है जो कि है सुपर सॉलिड, यानी कि एक रेयर स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो, इसके बारे में जितना आसान भाषा में समझाया जा सकता था मैंने पूरी कोशिश करी है। मतलब अगर कोई फिजिक्स के बैकग्राउंड से भी नहीं है तो भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेगा कि आखिर मैं क्या कहना चाहता था। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में पूछे, कोई फायदा नहीं है। आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ, वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर मिलेगा आपको रिसर्च पेपर। आप जाकर उससे लड़ो, शायद आपको अपने काम में कुछ मिल जाए। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।